अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान सिद्दीकी और मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के 26 ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में कहा था कि इस ट्यूटोरियल में हम CSS स्टार्ट करेंगे, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसमें हमने HTML सीखा, XHTML सीखा, CSS सीखा। HTML हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी, जिसमें हम अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते थे, हेड बॉडी में जो चीज़ें उसकी आ रही हैं, और इस तरह के जितने भी उसमें फंक्शंस थे हमने देखे उसके अंदर कौन कौन से टैग्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो यूज़ हो रहे हैं। फिर हम जब XHTML की हमने जब किया तो XHTML में हमने ये देखा कि HTML के अंदर हमारे पास इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, पर XHTML के अंदर हम कोई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसको फॉलो करेंगे हम, तो तब हम कोई भी वेबसाइट स्टैंडर्ड वेबसाइट बना सकते हैं। जो हमारे पास W3C के जितने रूल्स हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो हमारे पास हर किसी ब्राउज़र के ऊपर हर कोई उसको यूज़ कर सकता है, उस वेबसाइट को व्यू कर सकता है। यहाँ पर हम CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट की तरफ आते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो हमारे पास है, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ तो ये हमारे पास वो स्टाइल डिफ़ाइन करता है जिसमें HTML एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले करेंगे। हमारे पास हुआ यूँ था कि हमारे पास जब HTML हमारे पास 3.2 वर्जन उसका आया था, जो हमने अभी तक HTML की जितने आपको मैंने टैग्स वगैरह कोडिंग दिखाई है वो सारी HTML 4.01 थी। उससे एक पुराना वर्जन था HTML 3.2, उसके अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट टैग्स और इस तरह के काफ़ी और भी टैग्स थे। हमने फ़ॉन्ट टैग पढ़ा और हमारे पास कलर वगैरह के, यानी जो हमारे पास फॉर्मेटिंग के जो टैग्स थे वो इंक्लूड किए गए थे। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला ये बना था कि जब भी प्रोग्रामर कोडिंग कर रहे होते थे उस किसी वेब पेज के लिए, तो अब उनको तो ये फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ करने पड़ते थे, क्योंकि वो अपने टेक्स्ट को अगर उन्हें कोई कलर देना है या कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए यही टैग्स यूज़ होते थे। अब उनके पास अगर 100 पेजों की कोई वेबसाइट है तो हर पेज पे जाके उन्होंने हर वो जो हमारे पास सेंटेंस है या वर्ड है उसके लिए अलग अलग फ़ॉन्ट, अलग अलग कलर और जो भी इस तरह की स्टाइल वाली जो भी चीज़ें थी फॉर्मेटिंग की, वो उनको अलग अलग हर वर्डिंग के साथ टैग्स लिखने पड़ते थे। उस मसले को हल करने के लिए W3C ने CSS निकाला। वो मसला किस तरह हल हुआ, इसको मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में अगर बताऊं कि HTML और XHTML हमारे पास स्ट्रक्चर के लिए हैं, यानी हम अगर कोई वेब पेज बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम HTML और XHTML को यूज़ करते हुए बनाएंगे। यानी उसके अंदर इमेज कहाँ पर आ रही है, बटन कहाँ पर है, उसमें कहाँ पर कोई पैराग्राफ है, कहाँ पर हेडिंग है, टाइटल क्या है, इस तरह की जितनी चीज़ें थी वो हमारे पास HTML XHTML को हम यूज़ करते हुए करेंगे। और हमारे पास जो CSS है वो हमारे पास उस साइट के प्रेजेंटेशन के लिए होगी, यानी हम फॉर्मेटिंग करेंगे, कलर, बैकग्राउंड, इमेज जो भी हमारे पास है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं वो हम CSS को यूज़ करते हुए करेंगे। इधर मैं एक बात बता दूं कि हमारे पास पिछले वक्तों में जो वेबसाइट बनती थी वो एक ही पेज के ऊपर, यानी एक ही पेज होता था, उसके अंदर सारी कोडिंग हुई हुई होती थी कि हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग हुई हुई है, सब कुछ उसके ऊपर था। पर CSS के आने से हमारे पास ये हो गया, अब जब न्यू स्टाइल ऑफ डिज़ाइनिंग है वो हमारे पास ये है कि हम स्ट्रक्चर फाइल अलग होती है हमारे पास सारे HTML के अंदर या XHTML के अंदर जो कोडिंग की होती है वो हमारे पास एक फ़ाइल होती है सारी, और हमने प्रेजेंटेशन के लिए एक CSS फाइल अलग बनाई होती है जिसके अंदर हमने सारी वैल्यूज़ दी होती हैं कि जो मेरी ये HTML, जो मेरे पास ये HTML फाइल है, इसके अंदर अगर कोई पैराग्राफ है तो वो किस तरह होगा, उसका बैकग्राउंड किस तरह होगा, उसका फ़ॉन्ट किस तरह होगा, साइज़, कलर, अलाइनमेंट जो है, सेंटर वगैरह, वो हम सब CSS फाइल में होता है। तो हम उसको लिंक करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट को CSS डॉक्यूमेंट के साथ, और वो वहाँ से वो स्टाइल वगैरह जितने हैं वो देखता है और अपने इस पेज के ऊपर जितने भी पैराग्राफ्स हैं या कोई इमेजेस हैं उसको उसी तरीके से रेंडर करता है। अच्छा, अब इसका हमारे पास एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूं वो ये है कि आपके पास अगर 100 पेजों की कोई वेबसाइट है तो आपको बार बार
ये कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार CSS फाइल में पूरी जो भी स्टाइल आपने चूज़ किया हुआ है, जिस तरह आप अगर फेसबुक के एग्जांपल ले लें तो आपके पास फेसबुक के ऊपर अगर आप किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो आपके पास आ रहती हैं। बैकग्राउंड वाइट है और जो भी उनका ऊपर वाला जो मेनू बार सा होता है प्रोफाइल होम वगैरह के लिए, वो सब आपके पास ब्लू रहता है। वो सारी चीज़ें कॉमन है। तो वो उनके किस तरह एक आप CSS फाइल में पूरे जो स्टाइल शीट है वो उसके अंदर रख दें, पूरी स्टाइल शीट आपकी उधर हो जाएगी और एक साइड पे आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आएगा जो भी पेजेस के स्ट्रक्चर हैं। तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर कोड करते रहें, बार बार स्टाइल आप एक ही बार कोड करके रख लें और उसी के साथ हर स्ट्रक्चर HTML फाइल को, यानी आपके पास जो भी HTML फाइल जो आपने बना रहे हैं नई, उसको आप इस CSS फाइल के साथ लिंक करते जाएँ। एक तो हमारे पास ये फ़ायदा हो गया इसका कि हमारे पास कोडिंग बहुत आसान हो गई हमारे लिए। हम एक ही CSS फाइल प्रेजेंटेशन की बनाएंगे और जो हमारे पास 100, 1000, 2000 जितनी भी हमारे पास HTML की फाइल्स हैं उनको हम बनाएंगे और उसको स्टाइल के लिए हम उसको लिंक करेंगे इस CSS फाइल के साथ। अच्छा, 2000 तो मैंने कह दी, पर 2000 पेजों की वेबसाइट मैंने अभी तक कोई नहीं देखी। अच्छा, इसके बाद हम इसकी तरफ आते हैं। इसके फ़ायदे हमारे पास क्या क्या हैं, यानी क्यों HTML और CSS को अलग अलग किया गया। देखें, इसमें हमारे पास एक एफिशिएंसी था, एक मेंटेनेंस, एक डिवाइस कंपेटिबिलिटी, सर्च इंजन्स के और एक्सेसिबिलिटी W3C की। जो इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँ। एफिशिएंसी में हमारे पास काफ़ी एफिशिएंट हो गई वेबसाइट, क्योंकि हमारे पास वो HTML फाइल अलग आती थी, CSS फाइल अलग आती थी हमारे पास। तो हमारे पास अगर कुछ HTML के जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो उसने वेब पेज के ऊपर शो कर दिया और CSS फाइल अलग पड़ी हुई है तो वो वहाँ से उठाएगा, बजाय इसके कि एक ही फाइल के अंदर वो हर पूरे डॉक्यूमेंट को भी शो कर रहा है और उसमें बार बार सर्च भी कर रहा है कि कहाँ पे पैराग्राफ किस तरह बनाना है, फलाना चीज़ किस तरह बनाना है। और उसके ऊपर उससे अच्छा एफिशिएंट तरीका ये था कि हमारे पास CSS फाइल अलग है और HTML है, तो हर HTML डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है उसके एक तो साइज़ हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि हर HTML डॉक्यूमेंट में आपने स्टाइल नहीं लिखना होगा। स्टाइल की एक ही फाइल होगी जो अलग पड़ी होगी और हर HTML उस स्टाइल फाइल से अपने लिए जो भी फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं वो वहाँ से चेक कर सकता है। ये तो एफिशिएंट की बात होगी। मेंटेनेंस हमारे पास ये है, अब मेरे पास कोई वेबसाइट मैंने बनाई है, उसका बैकग्राउंड वाइट है, कुछ दिनों बाद मेरे जहन में आता है कि मुझे वाइट नहीं पसंद, मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ बैकग्राउंड को। अब ब्लैक करने के लिए मेरे पास अगर मेरे वेबसाइट में 18 पेजेस हैं तो मैं हर 18 पेजेस के HTML के कोड पे जाना पड़ता है मुझे और वहाँ जाकर मैंने उसका बैकग्राउंड को चेंज करना होता है। पर उसके बजाय अगर मैंने HTML के 18 जितने मेरे 18 फाइल्स हैं उनको मैंने लिंक किया हुआ है इस अपने CSS स्टाइल शीट के साथ, तो मुझे सिर्फ अपने CSS स्टाइल शीट में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड का कोड चेंज कर दूंगा, वो तमाम पेजेस के लिए वो उसी तरह चेंज हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, आप डिवाइस कंपेटिबिलिटी की बात यह कि अगर आप इस तरीके को यूज़ करते हुए वेबसाइट को बनाएंगे तो आपकी जो वेबसाइट की कंपेटिबिलिटी होगी, यानी वो हर डिवाइस, अगर आपके पास मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं और क्या नाम है लैपटॉप हो या कंप्यूटर, कोई भी सिस्टम हो, आप उस पर अगर वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास वेबसाइट चलेगी। अच्छा, जहाँ तक सर्च इंजन की बात है तो सर्च इंजन को जो ज़्यादातर आपके जिस डेटा के साथ उसका ताल्लुक होता है वो आपके पास जो स्ट्रक्चर डेटा होता है, यानी HTML की जो मेन कोडिंग होती है, उस सर्च इंजन का कोई काम नहीं होता आपके फ़ॉन्ट वगैरह से या इन चीज़ों से। सर्च इंजन को अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक रिपोर्ट समझिए, आपने रिपोर्ट को बताया हुआ है कि तो आपने यूँ जाना है, यहाँ से राइट टर्न लेना है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, ये काम करना है, आपने उसको एक तरीका बताया, उसने उसी तरीके को फॉलो करना है। अब सर्च इंजन का काम है सिर्फ स्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं जो हेड के अंदर हमने जो कोडिंग की होती है उससे उसका काम है, तो उसको उतनी ही आसानी होती है अगर आप स्टाइल शीट को अलग रखें और HTML फाइल को, तो उसको बहुत आसानी होती है उसी HTML जो स्ट्रक्चर कोडिंग है सिर्फ उसी के साथ उसकी रिलेशन रहती है, उसको स्टाइल के जितने कोड है उससे उसका वास्ता नहीं पड़ता। अच्छा, उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी W3C के भी जो उसका भी यही रूल है कि आप CSS को एज ए स्टाइल शीट यानी उसको आप फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करें और HTML को आप स्ट्रक्चर कोडिंग के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद हम क्यों एक यहाँ पर मैं आपको आज एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ कि हम W3C के रूल्स को क्यों फॉलो करें। बात यूँ है कि हमारे पास जिस टाइम हमारे पास इंटरनेट आम हुआ और सबके पास इंटरनेट आया तो उन दिनों वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो गई, हर कोई बैठकर अपनी वेबसाइट बनाने लगा,
हर दूसरा तीसरा बंदा। उस वक्त हर किसी का अपने स्टाइल ऑफ कोडिंग था। कोई हेड ऊपर लिख रहा है, कोई बॉडी नीचे लिख रहा है, हर किसी का अपना स्टाइल ऑफ कोडिंग था। कोई स्पेसेस ज़्यादा दे रहा है, कुछ भी हो, हर मतलब हर बंदे कोई पाकिस्तान में बैठकर कोडिंग कर रहा है, कोई इंडिया में बैठ के कोडिंग कर रहा है, कोई अमेरिका में बैठ के कोडिंग कर रहा है। तो हर किसी का अपना स्टाइल है, क्योंकि वो एक दूसरे से मिल तो नहीं रहे और ना ही पूछ रहे हैं, और ना ही कोई एक ही इदारा है जहाँ से जाके वो सीख रहे थे कि आपको कोडिंग इस तरह करनी है। इसलिए उस टाइम एक W3C वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम, एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी, वो हमारे वजूद में आई, और उन्होंने एक रूल्स डिफाइन किए कि आपने अगर इन रूल्स को फॉलो किया तो आपकी जो वेबसाइट है वो स्टैंडर्ड वेबसाइट होगी, वो हर जगह चलेगी, और दुनिया के जितने यूज़र्स हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, अगर वो इसको खोलेंगे तो उनके पास वेबसाइट खुलेगी और वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से हम लोग W3C के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, ताकि उससे हमारे वेबसाइट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, कंपेटिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उसकी जितनी हमारे पास वेबसाइट, हमारे पास जितनी भी हमारी वेबसाइट की इससे कंपेटिबिलिटी जो है वो अच्छी होगी, यानी हर जगह हर डिवाइस के ऊपर वो कंपेटेबल होगा, वहाँ पर चल सकेगा। अच्छा, इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश की कि HTML, XHTML और CSS में फ़र्क क्या है, हमें CSS की ज़रूरत क्यों पड़ी कैस्केडिंग स्टाइल शीट की। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो हमारे पास है CSS, उसके सिंटैक्स को पढ़ेंगे और उसको थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। अब हम CSS को सीखना स्टार्ट करेंगे कि उससे हम अपनी वेबसाइट को किस तरह अच्छा बना सकते हैं, उसके लुक को कितना फिट कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।